नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी का ऑनलाइन वीडियो आप तक पहुंच रहा है। तो आज हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है वो चल रहा है आपका दंड प्रक्रिया संहिता, और ये हमारी सिविल जज एडीपीओ की जो सीआरपीसी की चौथी क्लास है ये। और इसमें आज हम आपको धारा 2 के बारे में जो परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ परिभाषाएं शेष रह गई हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कुछ शब्द ले रखे हमने, जैसे हमने ले रखा आपका पुलिस रिपोर्ट है, फिर आपका जो है वो लोक अभियोजक है, फिर आपका जो है वो सम्मन मामला, फिर आपका पीड़ित जो शब्दावली अभी हाल में ही 2008 में, हाल में नहीं कह सकते, 2008 में जोड़ी गई है, और वारंट मामला और सम्मन एवं वारंट मामला में क्या अंतर है। और एक चीज़ में और है कि ऐसे शब्द जो सीआरपीसी में प्रयोग किए गए हैं लेकिन उनकी परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है, तो यदि उनकी परिभाषा आईपीसी में दी गई है, भारतीय दंड संहिता में दी गई है, तो उन परिभाषाओं का उपयोग जो है सीआरपीसी में किया जा सकता है। माने उनका वही अर्थ होगा उन शब्दों का जो आईपीसी में की परिभाषा में उनका अर्थ दिया गया है। तो इस तरह से धारा 2 आज कंप्लीट हो रही है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक एक परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो चलिए हम चलते हैं, पहला चलते हैं धारा 2 दा पुलिस रिपोर्ट। धारा 2 दा में जो है पुलिस रिपोर्ट है, और जब हम धारा 2 दा पढ़ते हैं तो पुलिस रिपोर्ट की एक जो है एक बड़ी प्यारी सी परिभाषा हमारे मन के अंदर उभरती है। तो वो क्या है? पुलिस अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा पुलिस रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? अधिकारी द्वारा। धारा 173(2) के अंतर्गत, तो ये आपको याद रखना है किस धारा के अंतर्गत? धारा 173(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी गई जो है रिपोर्ट जो है वो, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। तो सिंपल परिभाषा है, पुलिस क्या करती है? तो पुलिस जो है संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद अपराध का क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण करती है, और अन्वेषण के आधार पर जो है वो एक निष्कर्ष निकलता है। तो उस निष्कर्ष को एक कुछ पन्नों में समेट करके जो हमारी प्रक्रिया दी गई है, प्रारूप दिया गया है, और मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो उसको भिजवाती है या पेश करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही जो है मजिस्ट्रेट अपराध का क्या लेता है? संज्ञान लेता है। माने कि उस पुलिस रिपोर्ट को देख करके मजिस्ट्रेट ये निर्धारित करता है कि क्या आरोप अपराध कोई बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो आगे कार्रवाई करेगा, अगर नहीं बन रहा है तो उसको ख़त्म कर देगा मामले को वहीं से, है ना। चलिए फिर इसमें वही लिखा हमने कि इस प्रकार संज्ञेय मामले में पुलिस अन्वेषण के बाद धारा 173(2)(1) में जो जिन बातों का उल्लेख अपेक्षित है उन बातों का उल्लेख करते हुए जो है मजिस्ट्रेट को भेजती है, और इस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट क्या करता है? अपराध का संज्ञान करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे? तो एक तो आपका किस धारा में है, तो धारा 2 दा में है पुलिस रिपोर्ट, और दूसरा आपको इसमें जो देखना है कि किस धारा के अधीन जो है पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। तो धारा 173(2) के अधीन जो है वो पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने के बाद रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को भेजता है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं हम। धारा 2 पा लोक अभियोजक। तो धारा 2 पा में जो है लोक अभियोजक बताया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक तो इनकी सभी धारा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती रही हैं कि लोक अभियोजक की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो धारा 2 पा में दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि धारा 24 माने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति क्या है? लोक अभियोजक है। तो ये याद रखिएगा किस धारा के अधीन? तो धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति जो है वो लोक अभियोजक है। और यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा को बढ़ाया गया है, थोड़ा सा विस्तार दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देशों में, है ना, माने एक सहायक के रूप में लोक सेवक के निर्देश के अधीन काम कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को भी जो है वो क्या कहा जाएगा? लोक अभियोजक कहा जाएगा। उन व्यक्तियों को भी लोक अभियोजक कहा जाएगा। तो यहाँ थोड़ा परिभाषा थोड़ा सा विस्तृत है। तो ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 में नियुक्त हैं, या ऐसे व्यक्ति जो नियुक्त व्यक्तियों के
जो है वो निर्दोषों के अधीन काम कर रहे हैं। दोनों जो है आपकी लोक अभियोग की परिभाषा में आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि धारा 24 के अंतर्गत क्या होता है, तो थोड़ा सा हम जान लें। तो क्या करता है राज्य शासन क्या करती है, हाई कोर्ट माने उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके और शासन की ओर से न्यायालयों में पैरवी करने के लिए जो है वो क्या करती है, लोक अभियोग की नियुक्ति करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि लोक अभियोग की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करती है, राज्य शासन करता है। किसके परामर्श से, हाई कोर्ट के परामर्श से, है ना। तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है आपका। चलिए अगला देखते हैं हम, धारा 2 इसमें बताया गया है आपका संबंध मामला। तो संबंध मामला और वारंट मामला ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है और आगे भी हमको मिलेंगी। जब हम संबंध ट्रायल पढ़ेंगे, वारंट ट्रायल पढ़ेंगे, तो ट्रायल किस तरह से हो, उस ट्रायल की प्रक्रिया क्या किस तरह से हो, तो उस दृष्टि से जो है वो अपराधों को 2 श्रेणी में बांटा गया है ना, संबंध मामला वाले अपराध और वारंट मामले वाले अपराध। तो चलिए हम देखते हैं 2 बार परिभाषा दी गई है। तो ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है संबंध मामला कहलाता है। तो इसमें परिभाषा जो है वो स्पष्ट नहीं है ना। इसमें बड़ी जैसे भागते हुए काम चला लिया गया हो, जैसे हमारे जो दंड प्रक्रिया से लिख रहे थे तो उनको बहुत जल्दी थी, है ना। तो वो ये लिख के चले गए सिर्फ कि ऐसे मामले संबंध मामले हैं जो वारंट मामले नहीं है, माने जो वारंट मामला नहीं है वो क्या होगा, संबंध मामला होगा। चलिए हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार देते हैं तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका। तो अगर हम देखें, जब हम वारंट मामले को पढ़ते हैं, है ना, तो उसके आधार पर संबंध मामला की जो है अपने आप में एक कैटेगरी जो है वो डिसाइड हो जाती है। तो जैसे देखते हैं हम 2 वर्ष या इससे कम के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामले जो हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंध मामले कहलाते हैं। तो कैटेगरी क्या है भाई, अपराध के लिए सजा दी जाती है। यदि किसी अपराध की सजा जो है वो 2 वर्ष या इससे कम है, 2 वर्ष के कारावास या इससे कम है, तो ऐसा मामला कौन सा मामला कहलाएगा, संबंध मामला कहलाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 वर्ष या इससे कम के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामले क्या कहलाते हैं, संबंध मामले कहलाते हैं। तो 2 वर्ष आपको याद रखना है, 2 वर्ष तक के मामले, है ना, और इससे जो ऊपर के मामले होते हैं, जैसे 2 वर्ष के कारावास से अधिक कारावास के मामले या मृत्युदंड के मामले या आजीवन कारावास के मामले, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके वारंट मामला कहलाते हैं। तो हमारी संबंध मामले की परिभाषा स्पष्ट हो गई। जुर्माने का इसमें कोई महत्व नहीं, जुर्माना है या जुर्माना नहीं है, उसके आधार पर जो है वो आपका संबंध मामला या वारंट मामले का वर्गीकरण नहीं होता है। वर्गीकरण का आधार क्या है, वो है आपका कारावास, है ना, दंड कि दंड क्या है। यदि दंड जो है वो 2 वर्ष या इससे कम है तो वो कहलाएगा आपका संबंध मामला। अगर दंड 2 वर्ष से अधिक है ना, 2 वर्ष से अधिक के कारावास से है या मृत्युदंड से है या आजीवन कारावास से है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वारंट मामला। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये 2 वर्ष वाली बात जो है वो दिमाग में रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगली परिभाषा हम देखते हैं कि पीड़ित। तो ये परिभाषा जो है वो बाद में जोड़ी गई है, ये हमारी मूल दंड प्रक्रिया संहिता में ये परिभाषा नहीं थी। तो ये कब जोड़ी गई है, तो ये क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि 2008 में जो है संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई है। और परिभाषा कहाँ पे है आपका, तो 2 बाका। तो पीड़ित जो है वो थोड़ा सा बकबकाता है ना, बकबकाता है, क्योंकि पीड़ा होती है उसको, है ना, बड़बड़ाता भी है और बकबकाता भी है। तो बक से आप बाका बना लीजिएगा। धारा 2 बाका में जो है वो पीड़ित की परिभाषा दी गई है और सिंपल परिभाषा है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अपराध से जो है वो जिनको क्षति होती है, नुकसान होता है ना, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, पीड़ित व्यक्ति कहलाते हैं। चलिए हम देखते हैं परिभाषा इसकी। तो वह व्यक्ति जिसे आरोपित अपराध से, है ना, जो अपराध अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है, उस अपराध से अगर क्षति या क्या होती है, हानि होती है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको क्षति या हानि होती है वो कौन कहलाते हैं, वो पीड़ित कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हम देख लें, तो यदि कोई पीड़ित अवयस्क है ना, या उसका कोई संरक्षक वगैरह है, तो उसके संरक्षक, है ना, उसके संरक्षक या विधिक वारिस भी जो है वो पीड़ित की परिभाषा में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगली हमने ले रखा है आपका धारा 2 ये आपका क्या है, वारंट मामला है। तो इसमें आप भारी सजा वाले अपराध शामिल होते हैं, है ना, इसमें भारी कारावास वाले, भारी सजा वाले अपराध शामिल होते हैं। तो इस तरह से अपन याद कर लें इसको कि धारा 2 में क्या है आपका,
वारंट मामला है। 2 भा में क्या है आपका वारंट मामला है। चलिए हम देखिए परिभाषा देखते हैं इसकी। तो बहुत सिंपल परिभाषा है, हमने पहले ही बताई आपको कि ऐसे अपराध से संबंधित मामला, कैसे, ऐसे अपराध से जो है संबंधित मामला जो किस दंड से दंडनीय है, या तो मृत्यु दंड से दंडनीय है, या आजीवन कारावास से दंडनीय है, या 2 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ना कि 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है कोई अपराध, तो उस अपराध से संबंधित मामला क्या कहलाएगा, आपका वारंट मामला कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 वर्ष वाली बात आपको याद रखना है, 2 वर्ष या इससे कम समन मामला, 2 वर्ष से अधिक का कारावास यानी वारंट मामला। और परिभाषा कहाँ दी गई, 2 भा में दी गई है, और समन मामला की परिभाषा कहाँ दी गई, 2 बा में दी गई है, 2 बा में दी गई है। चलिए हम देखते हैं, तो दोनों में अंतर करते हैं हम कि दोनों में अंतर क्या है। तो ये आपकी मेंस की दृष्टि से है, और यदि हमने दोनों को समझ लिया है तो दोनों में अंतर हम आराम से कर सकते हैं। मेंस में आराम से क्वेश्चन आता है, अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके तो उसको हम जो है वो लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि समन मामला और वारंट मामला में जो है वो क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में अंतर है। तो पहला हम अंतर देखते हैं, तो इनके वर्गीकरण का आधार क्या है ना। समन मामला और वारंट मामला की वर्गीकरण का आधार क्या है, अपराध की गंभीरता। तो समन मामले के अपराध जो है वो क्या होते हैं, कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जबकि वारंट मामले जो है वो जो संबंधित अपराध हैं वो क्या होते हैं, अधिक सजा से दंडनीय होते हैं, माने गंभीर प्रकृति के होते हैं। और दोनों की ट्रायल प्रक्रिया में अंतर है ना, दोनों की ट्रायल प्रक्रिया में अंतर है। वारंट मामले की ट्रायल प्रक्रिया थोड़ा सा बड़ी है, समन मामले की ट्रायल प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा छोटी है। तो इस तरह दोनों के विचारण में जो है वो अंतर है। और चलिए हम देखते हैं दोनों को। तो पहला अंतर तो आपका ये निकल गया कि समन मामले जो है गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, वारंट मामले जो है वो कम गंभीर होते हैं, जबकि वारंट मामले जो है वो अधिक गंभीर प्रकार के मामले होते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं, तो ये मुख्य आधार है, यदि अपराध 2 वर्ष या इससे कम है ना, 2 वर्ष या इससे कम से दंड से दंडनीय है, कारावास दंडनीय है, तो वो कौन सा अपराध कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका समन मामला। और इसमें वारंट मामले में क्या होगा, यदि अपराध 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो वो अपराध वो कहलाएगा वारंट मामला कहलाएगा। तीसरा हम देखते हैं, तो विचारण में, दोनों के विचारण में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या है आपका कि जो समन मामले का विचारण होता है उसमें लिखित आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है ना। मजिस्ट्रेट चाहे तो कर सकता है, मजिस्ट्रेट चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन यदि हम न्यायालय में व्यवहार में देखते हैं तो समन मामले में भी जो है वो लिखित आरोप जो है वो विरचित किए जा रहे हैं। लेकिन यदि हम सीआरपीसी का देखें तो सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो अगर समन मामला है ना, उसके अपराध का विचारण हो रहा है, अगर समन ट्रायल हो रहा है तो उसमें लिखित आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि समन विचारण में जो है वो लिखित आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है, जबकि वारंट मामले में जो है वो लिखित आरोप जो है वो लगाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो ये 3 अंतर है मुख्य। और कुछ चीज़ हम और बता दें, एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आया था कि किस शब्द की परिभाषा जो है वो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं दी गई है। तो एक शब्द है आपका विचारण या ट्रायल है ना, विचारण। तो इस शब्द की परिभाषा जो है वो कहीं पे भी हमारी सीआरपीसी में नहीं दी गई। तो इससे क्वेश्चन बना है आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द की परिभाषा जो है वो सीआरपीसी में नहीं दी गई। लिख देगा जांच, लिख देगा अन्वेषण, लिख देगा समन मामला, लिख देगा और विचारण लिख देगा। तो विचारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन हमारी सीआरपीसी में जो है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बना है कई बार एग्जाम में कि किस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, और आपका आंसर क्या होगा, विचारण या ट्रायल। ट्रायल को हमारे जो है वो सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, ये हमारी सीआरपीसी हमने शुरू की है। सीआरपीसी की हमारी ये 4थी क्लास है, तो इसको आप देखिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए। और यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपका वीडियो में मिल जाएगा, उससे आप संपर्क करके हमारे पास आ सकते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।